आज के डीप डाइव में हम एक्सरे ट्यूब की बात कर रहे हैं। ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिससे एक्सरे किरणें निकलती हैं। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी बनावट और ये कैसे काम करती है उसे काफी अच्छे से बताती है। बिल्कुल। तो मिशन यही है कि हम इसके मुख्य हिस्सों को समझें और ये भी कि एक्सरे बनती कैसे है। और ये सोचना ही मतलब कितना दिलचस्प है कि एक ट्यूब से वो अदृश्य किरणें कैसे पैदा होती हैं। हाँ, सही में। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर होता है एक ग्लास एनवेलप, शीशे का खोल कह सकते हैं। अच्छा, ये अंदर वैक्यूम बनाए रखता है, मतलब कोई हवा नहीं। ये जरूरी क्यों है वैक्यूम? ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर दौड़ेंगे वो किसी हवा के कण से ना टकराएं। और हाँ, ये अंदर के नाजुक हिस्सों को भी बचाता है। और ये ग्लास कोई खास किस्म का होता है? हाँ, अक्सर बोरोसिलिकेट ग्लास इस्तेमाल होता है। ये काफी गर्मी झेल सकता है। अच्छा, गर्मी, हाँ वो तो पैदा होगी। ठीक है, तो ग्लास एनवेलप के अंदर है दो मुख्य खिलाड़ी, कैथोड और एनोड, नेगेटिव और पॉजिटिव सिरे। कैथोड, नेगेटिव वाला, यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल, कैथोड ही इलेक्ट्रॉनों का सोर्स है, लेकिन ये सिर्फ एक सिरा नहीं है, इसके भी हिस्से हैं। हिस्से जैसे? पहला तो कनेक्टिंग वायर जो बिजली लाता है, फिर है फिलामेंट। फिलामेंट, ये सुना है मैंने। हाँ, ये टंगस्टन का एक पतला तार होता है, अक्सर कॉइल जैसा। इसे थोड़ा वोल्टेज करीब 10V और करंट 35 एम्पियर दिया जाता है। इतना कम? हाँ, फिलामेंट को गर्म करने के लिए इतना काफी है। जब ये गर्म होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं इसे। जैसे गर्म लोहे से चिंगारी? नहीं, वो अलग है। मतलब इलेक्ट्रॉन भाप की तरह निकलते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और आजकल की ट्यूब्स में तो 2 फिलामेंट भी होते हैं। हाँ, एक छोटा एक बड़ा। वो क्यों? साइज का फर्क। छोटे फिलामेंट से बारीक शार्प इमेज के लिए एक्सरे बीम बनती है, बड़े वाले से ज्यादा एक्सरे मोटी चीजों के लिए। समझ गया, स्मार्ट। और कैथोड का तीसरा हिस्सा? वो है फोकसिंग कप, निकल का बना होता है। निकल? हाँ, ये फिलामेंट के चारों ओर होता है और निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को एक पतली बीम में समेटकर एनोड की तरफ फोकस करता है। अच्छा, ताकि वो फैले नहीं, सीधे निशाने पर। बिल्कुल, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकले, फोकस हुए और चले एनोड की तरफ। एनोड यानी पॉजिटिव सिरा, ये क्या करता है? एनोड वो टारगेट है, वो लक्ष्य जहां ये तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। असली खेल यही होता है। एक्सरे बनने का? हाँ, और इसके लिए एनोड का मटेरियल बहुत खास होना चाहिए। हाई एटॉमिक नंबर और बहुत ऊंचा गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि? टंगस्टन, फिलामेंट वाला ही। एकदम सही, टंगस्टन W ही मुख्य पसंद है। एटॉमिक नंबर 74 और मेल्टिंग पॉइंट सोचिए 3400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। बाप रे, बहुत ज्यादा। जी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। मैंने ये भी पढ़ा कि आजकल इसमें थोड़ा रेनियम भी मिलाते हैं, 5-6%। हाँ, ये कमाल की बात है। सिर्फ इतना सा रेनियम मिलाने से टंगस्टन ज्यादा मजबूत हो जाता है, टूट फूट कम होती है, ट्यूब ज्यादा चलती है। अच्छा, तो ये हुई बनावट। अब आते हैं प्रोसेस पर। एक्सरे बनती कैसे हैं? देखिए, कैथोड और एनोड के बीच बहुत हाई वोल्टेज लगाया जाता है, किलो वोल्ट्स में। हजारों वोल्ट्स? जी हाँ, इस हाई वोल्टेज से कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बहुत तेजी से, मतलब बिजली की रफ्तार से खिंचते हैं। और फिर पेंग, टक्कर। बिल्कुल, जोरदार टक्कर एनोड के टंगस्टन टारगेट पर। और यहीं पर उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा एक्सरे में बदल जाती है। यहीं पर एक ट्विस्ट है। ज्यादातर ऊर्जा, करीब 99%, वो गर्मी में बदल जाती है ही। तो एक्सरे कितनी ऊर्जा से बनती है? बची हुई 1% या उससे भी कम ऊर्जा ही एक्सरे फोटॉन में बदलती है। सिर्फ 1%? ये तो बहुत इनएफिशिएंट लगा। हाँ, ये इस प्रक्रिया की एक बुनियादी सच्चाई है। इसे इनएफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन यही होता है। और यही 1% एक्सरे हमारे इतने काम आती हैं। कमाल है। तो संक्षेप में, एक्सरे ट्यूब वैक्यूम में इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाकर एक मेटल टारगेट से टकराती है और उस टक्कर से एक्सरे निकलती हैं। एकदम सही। और इसका इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोसिस में तो क्रांति ही ला दी इसने। शरीर के अंदर देखना संभव हुआ। और सिर्फ मेडिकल ही नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इंडस्ट्री में सामान चेक करना। हाँ, बहुत जगह।
ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। पर वो 99% गर्मी वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। मतलब जब और पावरफुल एक्सरे चाहिए या ट्यूब को ज्यादा देर चलाना हो, तो ये जो इतनी सारी गर्मी पैदा होती है, उसे मैनेज करना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी, है ना? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हीट मैनेजमेंट इन ट्यूब्स के डिजाइन और ऑपरेशन का एक मुख्य पहलू है। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है।